हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो चल रहा था भूकंप से संबंधित ये टॉपिक था और हमने भूकंप की तमाम बातों का जिक्र हमारे पिछले वीडियो में हम कर चुके थे। जहां पिछली वीडियो में हमने भूकंप की परिभाषा, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ एवं उसमें लगे रिक्टर स्केल की चर्चा की, तो साथ के साथ हमने भूकंप के कारणों के बारे में भी अध्ययन किया। कल हमारा टॉपिक भूकंपीय तरंगों के बारे में चल रहा था, जिसमें हमने 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें देखी थी, पी, एस और एल। मैं इस टॉपिक को एक बार पुनः रिवाइज करूंगा शॉर्टली, क्योंकि कल जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पी तरंग अर्थात प्राइमरी वेव्स, एस तरंग अर्थात सेकेंडरी वेव्स और एल तरंग मतलब लैटिट्यूड वेव्स अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और धरातलीय तरंगों में से सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है। और मैंने पढ़ाते समय ये बता भी दिया था कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग इनमें से कौन सी है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है, धरातलीय तरंग। लेकिन उसके बावजूद भी एक विद्यार्थी ने कमेंट्स में पी तरंगों का उल्लेख किया है कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग पी तरंग है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने ये कमेंट किया उसे कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग पी तरंग नहीं है, अपितु सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है। आखिर ऐसा क्यों, वो भी समझिए एक बार पुनः इस चीज को। ये धरातल है, उसके बाद यह भूकंप मूल, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यह हम देख चुके हैं। धरातल पर समकोण पर भूकंप मूल के समकोण पर स्थित क्षेत्र अधिकेंद्र कहलाता है। यही वो केंद्र है, यही वो सेंटर है, या यही वो स्थान है जहां सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। ध्यान रखें, सबसे पहले, विनाशकारी की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले भूकंप के झटके यही महसूस किए जाएंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो स्थान है, यानी दूरी है, वो सबसे कम है। उसके बाद तरंगें इस तरह से फैलती हैं। इस तरह से फैलती है। तो सबसे पहले यहां शॉक लगेगा, यहां झटके लगेंगे, उसके बाद इन स्थानों पर झटके महसूस किए जाएंगे। तत्पश्चात जो एल तरंगें होती हैं, यानी ये जो तरंगें हो गई, ये तो प्राथमिक तरंगें हो गई, यानी पी प्राइमरी वेव। ये जो तरंगें हुई वो द्वितीयक तरंगें हो गई अर्थात सेकेंडरी वेव्स। जबकि हम बात कर रहे हैं एल तरंगों की, एल तरंगें जो होती हैं वो धरातल में दूर तक इस तरह फैलती हैं।
इनकी गति यानी यहां से धरातल तक पहुंचने में इनकी गति धीमी है, लेकिन दूर तक पहुंचती है, धरातल के आंतरिक क्षेत्र में दूर तक फैल जाती है, इसलिए विनाश भी इनके द्वारा अधिक होता है। कारण है कि ये जो तरंगे हैं, प्राइमरी वेव्स जो हैं, प्राथमिक तरंगें जो हैं, वो इस स्थान पर नुकसान पहुंचाएंगी ओनली, जहां सबसे पहले झटके महसूस किए गए। ये थोड़े दूर तक के स्थान को प्रभावित करेंगी, जबकि ये तरंगे जो होती हैं, ये तो धरातल के अंदर फैल जाती हैं, दूर तक फैलती हैं और एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अब बड़े क्षेत्र को प्रभावित करेंगी तो विनाश भी बड़ा ही होगा, यानी यूं कह सकते हैं कि जन धन की हानि अत्यधिक होगी। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले भी, हम इसी के हिसाब से समझ सकते हैं कि मान लीजिए धरातल है, ये तरंग आई और इस स्थान पर उसने झटका लगाया, तो यही स्थान प्रभावित होगा। सेकेंडरी वेव्स यहां तक फैली तो यहां से यहां तक का एरिया प्रभावित होगा, लेकिन एल तरंगे, धरातलीय तरंगे तो यहां से लेकर यहां तक फैल गई, तो ये पूरा ही एरिया क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। अर्थात हमारा जो कल का प्रश्न था उसका आंसर अगर देखें तो एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं, जबकि प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंग पहुंचती है, तो सबसे पहले जो पहुंचती है वो पी तरंग पहुंचती है, और सबसे लास्ट में जो पहुंचती है वो एल तरंगें पहुंचती है। लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें एल तरंगें होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? ये तो पिछले वीडियो की बात थी। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है भूकंप से संबंधित है, और भूकंप से होने वाली हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप से होने वाली हानि। भूकंप से सर्वाधिक जो हानि होती है वो जनधन की हानि होती है। मानव, पशु पक्षी, तमाम तरह के जीव जंतु जो उस क्षेत्र में स्थित है जहां भूकंप आया है, वो सब इसकी चपेट में आ गए। काफी बड़ी मात्रा में लोगों की जानें चली जाती है। ऐसी विनाश लीला रची जाती है कि एक पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, विशेषकर बड़े शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 20-20, 25-25 मंजिला इमारतें और इससे भी ज्यादा, डब्बों पे डब्बे रखे हुए हैं इमारतों के इस तरह से, जिसमें कई अपार्टमेंट में, कई ब्लॉक्स में, कई मंजिलों पर तो शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े ऑफिस या कंपनियां संचालित हैं, जिसमें हजारों लोग कार्य करते हैं। अब सपोज कीजिए भूकंप आया, ये एरिया हिला, हलचल हुई, बिल्डिंग हिली, और ये बिल्डिंग इस तरह से पहले तो तिरछी और फिर इस तरह से धराशायी हो गई। अब जब इतनी बड़ी बिल्डिंग नीचे गिरी तो इसमें कार्य करने वाले हजारों लोग जो इसके अंतर्गत मौजूद थे, वो सभी मौत का शिकार हो गए। तो कहने का आशय, भूकंप के आने से भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। यह एक ऐसी
ऐसी आपदा है जो अचानक आती है, अचानक घड़ी जाती है, लेकिन अपने विनाश के निशान सदियों तक छोड़ देते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज और कच्छ में आया भूकंप अपने विनाश की कहानी आज भी बयान करता है। यहां सिर्फ भारत की बात नहीं, विश्व के तमाम देशों में अगर बात करें तो भूकंप अपना प्रभाव दिखाता है। जापान ऐसे ही भूकंप प्रभावित इलाकों में शामिल है जहां आए दिन भूकंप आते हैं। यही कारण है कि जापान के मकान ईंट या पत्थरों से नहीं अपितु लकड़ियों से बनाए जाते हैं, ताकि भूकंप आने पर एक तो जान माल की हानि ना हो और दूसरा मकान को तुरंत तैयार कर लिया जाए। तो वहां के अधिकांश जो मकान देखने को मिलते हैं वो लकड़ियों से बने हुए मिलते हैं, ताकि लकड़ियों को जोड़कर तुरंत उनको निर्मित किया जा सके और लकड़ियों के मकानों से ज्यादा हानि भी ना हो। तो भूकंप से होने वाली हानि में पहली हानि है अपार जनधन की हानि। दूसरा, अगर हम बात करें भूकंप से प्रभावित बातों की, तो तमाम ऐसे संरचनात्मक क्षेत्र, मकान, बांध और तभी सभी चीजें वो सब समाप्त हो जाती। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक क्षेत्र हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, इसके अलावा बांध वगैरह हो, ये सब जलमग्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नदियों का मार्ग, परिवर्तित हो जाता है। भूकंप के आने से नदियां अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में भूकंप आया है वहां के धरातल पर हलचल होती है, दरारें पड़ जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, धरातल में एक बड़ी घाटी का निर्माण हो जाता है। ऐसे में नदियां जिस मार्ग से प्रभावित हो रही हैं वह मार्ग बदल दिया जाता है, तटबंध टूट जाते हैं, नदियों के किनारे टूट जाते हैं, नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं। जिस मार्ग से नदी बह रही है वो मार्ग बदलकर दूसरा क्षेत्र बन जाता है। परिणाम में इस एरिया में आवासीय क्षेत्र थे, नदियों के किनारे इस प्रकार से नदी बह रही थी, यहाँ मकान थे, लेकिन नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया और मार्ग अब ये हो गया। तो ऐसे में समस्त मकान, दुकान, पशु, मानव, पेड़ पौधे, समस्त चीजें जो भी इसकी राह में आएंगे वो बहते चले जाते हैं। तो नदियां अपना मार्ग परिवर्तित भी कर लेती हैं। इसके अलावा सड़क व रेल परिवहन बुरी तरह प्रभावित होता है। सड़कें टूट जाती हैं, रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे इसका स्थान खिसक जाता है, पटरियां अधर में लटकी रह जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें सड़कों पर पड़ जाती हैं। कई कई किलोमीटर, फीट या मीटर की नहीं बात करें, कई कई किलोमीटर लंबी खाई बन जाती है, गहरी खाई बन जाती है, जिसका पुनर्निर्माण करना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो परिवहन, चाहे सड़क परिवहन हो चाहे रेल परिवहन हो, ये पूरी तरह से, बुरी तरह से प्रभावित होता है। और जब तक कभी सागरीय क्षेत्रों में भूकंप आता है, ऐसा नहीं स्थल भाग पर ही आएगा, सागरीय क्षेत्रों में भी भूकंप आता है, क्योंकि मैंने बताया था सागरों के नीचे भी प्लेटें मौजूद हैं।
प्रशांत महासागरीय प्लेट का मैंने जिक्र किया था। तो सागरीय क्षेत्र में जब भूकंप आता है तो सागरीय क्षेत्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके कारण समुद्र के आसपास का इलाका जलमग्न हो जाता है, भारी मात्रा में विनाश होता है। एक ऐसी घटना हुई थी सुनामी, जिसका आपने नाम सुना हो। सुनामी जापानी भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंची लहरें। जब ये आई थी लगभग 2004 के अंतर्गत, तो 15 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी थी। 15 मीटर जो अपने आप में काफी अधिक है। परिणामतः आसपास का समस्त इलाका समुद्र के जल में समा गया था, भारी मात्रा में लोगों की जानें गई थी। तो सागरीय क्षेत्र में ऊंची लहरें उठती हैं, जिसके कारण बाढ़ की उत्पत्ति होती है। समुद्र के आसपास के इलाके जलमग्न होकर नष्ट होते चले जाते हैं। तो ये भूकंप से होने वाली हानियां हैं। हालांकि और भी कई हानियां हैं, लेकिन मुख्यतः हानि यही है कि संरचनात्मक ढांचा परिवर्तित हो जाता है, मकान वगैरह नष्ट होते हैं और लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन जैसा हमने देखा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह से भूकंप में हानियों के साथ साथ कुछ लाभ भी हैं। उन लाभों में क्या लाभ है देखा जाए तो पहला मुख्य लाभ यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में मदद मिलती है। जब भूकंप आएगा, धरातल फटेगा, तो उससे पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी जानकारी हमें आसानी से होती है। या लहरें तरंगों के माध्यम से, जैसे हमने देखा था कि पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस में प्रवाहित हो सकती हैं, एस तरंगें नहीं हो पाती। तो पृथ्वी के अंदर क्या है उसकी जानकारी हमें भूकंप के माध्यम से होती है। इसके अलावा जब दो प्लेटें नजदीक आती हैं तो मध्य का स्थान ऊपर की तरफ उठता है, जिससे ऊंचे पर्वत व मैदानों का भी निर्माण होता है। हालांकि लाभ कम है, कोई खास लाभ नहीं है, हालांकि हानि ज्यादा है, इसीलिए भूकंप को आपदा कहा जाता है। लाभ इसके नाम मात्र के हैं, अगर ये लाभ ना भी मिले हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हानियों से ज्यादा फर्क पड़ता है जन धन की भारी मात्रा में क्षति होती है। तो आज हमने भूकंप से संबंधित हानि और लाभों के बारे में जाना। शेष बातों का जिक्र हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल